डॉक्टर स्टूडेंट्स, कल हमने सिंगल कॉलम कैश को डिस्कस किया था एंड आई थिंक आपके प्रॉपर वे में सिंगल कॉलम कैश को समझ में आ गई। और इसके लिए हमने एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। और उससे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक कितने प्रकार की होती है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, कैश बुक कितने प्रकार की होती है? वेरी गुड। कौन कौन सी नाम बताइए, कौन कौन सी होती है? जल्दी से नाम बताइए। फर्स्ट कॉलम नहीं बोलते, सिंगल कॉलम कैश बुक कहेंगे इसको हम। वन कॉलम भी कह सकते हैं, फर्स्ट कॉलम नहीं कहते। टू कॉलम कैश बुक करेक्ट है, थ्री कॉलम कैश बुक करेक्ट है। सिंगल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम बनते हैं? आई मीन सिंगल कॉलम कैश बुक में किसका कॉलम बनेगा? कैश का। टू कॉलम में किसका बनेगा? टू कॉलम कैश बुक में किसका कॉलम बनेगा? जल्दी से बताइए। कैश और डिस्काउंट। वेरी गुड। ओ यू आर नहीं, ओ आर यू आर। ओके। एंड थ्री कॉलम कैश बुक में बताइए, थ्री कॉलम कैश बुक में बताइए कौन कौन से कॉलम बनेंगे? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो 2005 ईयर है, वो अपना है 2005। और सितंबर मंथ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। कौन से मंथ की इंफॉर्मेशन गिवन है? सितंबर मंथ की इंफॉर्मेशन गिवन है। और आस्किंग क्या है? द्विस्तंभीय, आई मीन टू कॉलम कैश बुक पूछी है। बट मैंने आपको कल बताया था कि आपके यहाँ टू कॉलम कैश बुक में बैंक और डिस्काउंट, बैंक और कैश को ही मेंटेन करना है। किसको मेंटेन करना है? बैंक और कैश को ही मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करते हैं कि टू कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। टू कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट बनेगा वो किस तरह से बनेगा? देखिए, टू कॉलम कैश बुक। सबसे पहले हेडिंग मेंशन करनी है, टू कॉलम कैश बुक। फिर हमें करना क्या है? आपका जो भी पेज है उसको टू इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? टू इक्वल पार्ट्स में, जस्ट सेंटर से। और बिनो वेरी वेल, इसमें 50% पार्ट जो होता है वो डेबिट साइड का होता है एंड 50% पार्ट जो होता है वो क्रेडिट साइड का होता है। इट मींस ये वाली जो साइड है वो ऑलवेज डेबिट साइड होगी और ये वाली जो साइड है वो ऑलवेज क्रेडिट साइड होगी। इज दिस क्लियर? कौन कौन सी होगी डेबिट और क्रेडिट साइड? अब देखिए, सबसे पहले जो कॉलम हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले जो हम कॉलम बनाएंगे उस कॉलम का नाम होगा डेट। डेट के बाद नेक्स्ट कॉलम, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट से एक कॉलम बनाएंगे और उसका नाम होगा अमाउंट। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन सी कैश बुक बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं टू कॉलम कैश बुक। हम कौन सी कैश बुक बना रहे हैं? हम बना रहे हैं टू कॉलम कैश बुक। इसलिए यहाँ कितने कॉलम बनेंगे? टू बनेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहीं भी डिस्काउंट इफेक्ट नहीं हो रहा है।
आप बुक में देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें कहीं भी डिस्काउंट इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसको भी हम क्या बोलेंगे, टू कॉलम कैश बुक ही कहेंगे, हम डिस्काउंट का कॉलम मेंटेन करेंगे ही नहीं। बट ये जो टू कॉलम होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले जो अपना कॉलम होगा कैश का होगा, देन जो अपना कॉलम होगा वो बैंक का होगा। पहले कैश का होगा देन वो बैंक का होगा। अब जिस तरह से डेबिट साइड में कॉलम बनेंगे सेम वही कॉलम हमें क्रेडिट साइड में भी रिपीट करने हैं। आई मीन सबसे पहले हमें डेट का कॉलम बनाना है, देन हमें पर्टिकुलर्स का बनाना है, देन हमें एलएफ का बनाना है और अमाउंट के टू कॉलम बनाने हैं। तो कॉलम में वही सबसे पहले कैश देन बैंक। इस तरह से हमने टू कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया। अब यदि क्वेश्चन में डिस्काउंट भी होता है तो टू कॉलम नहीं होते, इसमें कितने होते, थ्री कॉलम होते। पर यहाँ किसी भी ट्रांजैक्शन में यदि आप चेक करोगे तो कहीं भी डिस्काउंट का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो जब ट्रांजैक्शन ही नहीं है, कोई भी उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्काउंट का कॉलम मेंटेन ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग डिस्काउंट का कॉलम मेंटेन ही नहीं करेंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, किस तरह से नहीं करना है, तो हम देखते हैं। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है बैंक शेष, ब्रोकर शेष, आई मीन बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस। याद रखना बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं हो सकती है। बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं हो सकती है। उस केस में ऑलवेज कौन सी होगी, टू कॉलम कैश बुक होगी। कौन सी होगी, टू कॉलम कैश बुक होगी। ठीक है, कौन सी होगी, टू कॉलम कैश बुक, क्योंकि कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस इसी में आपको मिलेगा। तो अब जब बैलेंस दिया हुआ है, आई मीन मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बैलेंस किसका है, बैंक का भी है और कैश का भी है। कल कैश के बैलेंस को किस नाम से लिखा गया था, रोकड़ हस्ते, कैश इन हैंड के नाम से लिखा गया था। बट आज हम क्वेश्चन देखें तो आज सीधा सीधा ही लिख दिया उसने, बैंक शेष और रोकड़ शेष। मतलब क्या हुआ, सितंबर मंथ का हम बना रहे हैं, सितंबर मंथ से पहले कौन सा गया, अगस्त। तो अगस्त के एंड में कितना अमाउंट हमारे पास बैंक में था और कितना अमाउंट हमारे पास कैश में था, वो अमाउंट किस दिन ट्रांसफर होगा, 1 सितंबर को। ओके, और बैंक भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। तो कल मैंने कहा था कि बैंक और कैश या कोई भी एसेट्स, तो उनका जो बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट होगा। कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट होगा। और डेबिट बैलेंस है तो हम उसे डीआर साइड में ही लिखेंगे। तो 2005 अपना ईयर है, 1 सितंबर को हम बैलेंस लिखते हैं। तो टू बैलेंस बिल। अब देखिए, दो बार बैलेंस बिल लिखने की जरूरत नहीं है। बैलेंस दिया हुआ है, कैश का भी दिया हुआ है, बैंक का भी दिया हुआ है। कैश का अमाउंट कैश के कॉलम में, बैंक का अमाउंट बैंक के कॉलम में। तो यहाँ पर कैश का जो बैलेंस है वो कितना है, यहाँ पर कैश का बैलेंस देखें वो कितना है और बैंक का बैलेंस देखें तो वो कितना है। तो यहाँ पर बैंक का बैलेंस तो कितना दिया है, 42,000 और कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 15,000, मतलब 42,000 और 15,000। अब क्या करना है, अब हमें वन बाय वन अपने ट्रांजेक्शन चेक करने हैं। अब हमें वन बाय वन अपने ट्रांजेक्शन चेक करने हैं और इसके अंदर हमें लिखने हैं। क्या करना है, वन बाय वन ट्रांजेक्शन चेक करने हैं और इसके अंदर हमें लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है 4 सितंबर को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब है, 4 सितंबर को। और क्या मेंशन है कि चेक से हमने गुड्स परचेज किया है, हमने गुड्स परचेज किया है चेक से, आई मीन हमने कैश से नहीं किया है,
बताइए ये एंट्री किस तरफ आएगी। हमने गुड्स परचेज किया है लेकिन हमने कैश नहीं दिया है, हमने चेक दिया है। किस तरफ आएगी? शेयर साइड में। वेरी गुड। किस नाम से आएगी? किस नाम से आएगी? तो हमें पता है परचेज कर रहे हैं तो परचेज के नाम से ही आएगी। ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि इसका अमाउंट कैश के कॉलम में मेंशन करना है या बैंक के कॉलम में। कि इसका जो अमाउंट है वो हमें कैश के कॉलम में मेंटेन करना है या बैंक के कॉलम में। बैंक के कॉलम में। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हमारे पास से तो कैश जाएगा ही नहीं। बैलेंस किसका कम होगा? पैसा कौन देगा? बैंक देगा, क्योंकि चेक लेकर जिससे भी हमने गुड्स परचेज किया है वो बैंक जाएगा और बैंक उसे पैसा देगा। कितना गुड्स हमने परचेज किया है वो हम चेक कर लेते हैं। कितना गुड्स, कितने रुपीस का गुड्स परचेज किया है? तो यहाँ गुड्स परचेज किया है 12,000 का। कितने का? 12,000 का। और यदि आगे हम चले तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने कैश में गुड्स सेल किया है। इस बार हमने गुड्स सेल किया कैश में। जल्दी से बताइए किधर आएगा और किस नाम से आएगा। अब तो फास्ट बता दीजिए, क्योंकि कल मैंने कहा था आपको इधर इनकम उधर एक्सपेंस, ऑब्वियसली इधर ही आएगा। ठीक है, किस नाम से आएगा? सेल्स के नाम से आएगा, ये भी करेक्ट है। डेट हमारे पास जो है इस ट्रांजेक्शन की वो है 5 सितंबर। डेट कौन सी है? 5 सितंबर। ठीक है, सेल्स। अमाउंट कैश में आएगा बैंक में आएगा, ये बता दीजिए। अमाउंट कैश में आएगा या बैंक में आएगा? जल्दी से बता दीजिए। कैश में आएगा, क्योंकि चेक से कुछ नहीं हुआ, सारा काम कैश में हुआ है। और सेल्स का जो अमाउंट गिवन है वो है 6,000, तो हम मेंशन करेंगे 6,000 रुपीज। क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? साहिल, कल की क्लास नहीं ली थी आपने? कल का वीडियो चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लास रेगुलर लेना है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारे पास, उसमें इंफॉर्मेशन है कि हमने गुड्स सेल किया। और ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी। सबसे पहले है कि मशीनरी परचेज की बट चेक से पेमेंट किया। मशीनरी परचेज की और चेक से पेमेंट किया। पेमेंट चेक से किया, मशीन परचेज की है तो सीआर में आएगी। बिल्कुल सही है। आप सीआर ना बोल के सीआर सेट बोल रहे हो, क्योंकि एंट्री में तो डीआर हो रही है, मशीन परचेज कर रहे हैं ना, तो एंट्री में डीआर हो रही है। बट लेजर में अकाउंट में डीआर साइड और सीआर साइड बोलते हैं। ठीक है, तो सीआर साइड में आएगा मशीनरी। और अमाउंट किस में आएगा? कैश के कॉलम में आएगा या बैंक के कॉलम में आएगा? अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा? कैश के कॉलम में आएगा या बैंक के कॉलम में आएगा? ये 8 सितंबर था और हमने जो मशीन परचेज की है वो हमने की है 13 सितंबर को। तो ये अमाउंट आएगा बैंक के कॉलम में, क्योंकि हमने पेमेंट किससे किया है? हमने पेमेंट चेक से किया है। और इसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 5,500। 5,500। अगला ट्रांजेक्शन तो क्या लिखा उसने? अगला ट्रांजेक्शन लिखा कि गुड सेल किया और चेक रिसीव किया। गुड सेल किया और चेक रिसीव किया, बट ब्रैकेट में मेंशन है कि सेम डे हमने उसको बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया। देखिए ध्यान से, गुड सेल किया, चेक रिसीव किया, बट सेम डे हमने उसको बैंक में भी डिपॉजिट करा दिया। तो मुझे कल इसकी एंट्री बताओ, एंट्री क्या बनेगी?
इफेक्ट तो बाद में चेक करेंगे, एंट्री बताना क्या बनेगी। गुड सेल किया, अमाउंट चेक से रिसीव किया और सेम डे उसी दिन उसको हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट भी करा दिया। कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। सबसे पहली बात सेल्स तो है ना, इसमें सेल्स तो है ना, सेल्स इनकम है एक्सपेंस है, सेल्स इनकम है या एक्सपेंस है, ये बताइए। खर्चा है या आय है? सेल्स आय है या व्यय है? इनकम है एक्सपेंस है? इनकम है। तो हम ये जानते हैं ना कि इनकम हमेशा क्या होती है, क्या होती है इनकम? डेबिट होती है या फिर क्रेडिट होती है? तो सभी जानते हैं कि इनकम तो ऑलवेज क्रेडिट होती है। तो एंट्री की बात करेंगे, टू में क्या आएगा? टू में आएगा सेल्स, टू में क्या आएगा? सेल्स आएगा। ठीक है, अब कैश जो आएगा हमारे पास है क्या, ये जवाब दीजिए कि जो चेक दिया था वो चेक हमारे पास है क्या, इतना सा बताइए। जो चेक दिया गया है वो हमारे पास है क्या? नहीं है। कहाँ है? पाने वाला कौन है उस चेक को? उस चेक को पाने वाला कौन है? क्योंकि ब्रैकेट में क्या लिखा है? उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो यहाँ पाने वाला कौन हो गया? पाने वाला हो गया बैंक। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट ईयर टू सेल्स। बट ध्यान रखना, मैं कुछ यहाँ बताने जा रहा हूँ। सेम डे हम लोग इसे बैंक में डिपॉजिट कराते ही नहीं, तो यहाँ बैंक भी नहीं आता। जब तक चेक बिजनेस के पास होता है तब तक वो किस नाम से रहता है? कैश के नाम से रहता है। जब तक चेक बिजनेस के पास ही रहता है तब तक वो कैश के नाम से रहता है। ठीक है, पर यहाँ तो क्या हुआ, हमने चेक रिसीव किया बट उसी दिन सेम डे वो चेक हमारे पास नहीं है, तो बैंक में जा चुका है, आई मीन बैंक रिसीवर हो गया है। इसलिए रिसीवर ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। इस तरह से इस एंट्री का जो अमाउंट है वो भी किस नाम से आएगा? वो भी आएगा सेल्स अकाउंट के नाम से आएगा। लेकिन ये बताओ, ये जो अमाउंट है वो कौन से कॉलम में जाएगा? ये जो अमाउंट है वो कौन से कॉलम में जाएगा? डेट है 16 सितंबर, अमाउंट है 4500। क्या अब समझ में आ गया संजू आपके? साहिल समझ में आ गया एंट्री? रिसीवर कौन हुआ? बैंक हुआ। सेल्स इनकम है इसलिए सीआर होना ही होना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है? तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में है कि मृदुला से हमने गुड्स परचेज किया है। मृदुला से हमने कैश में गुड्स परचेज किया है। किस दिन किया है? 17 सितंबर। अब कैश में परचेज किया है तो हम सब जानते हैं कि परचेज तो किधर आता है? खर्चा है। सर ध्यान देना, कल की क्लास नहीं ली थी। पैसा कहीं से भी जा रहा है इधर लिखना है, आ रहा है इधर लिखना है। मतलब इनकम इधर आएगी, खर्चा इधर आएगा। पैसा आ रहा है तो इधर, जा रहा है तो इधर, इसी कंसेप्ट पे काम करना है। तो बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, और हमने मृदुला से कितना गुड्स परचेज किया है तो हम इसका अमाउंट भी चेक कर लेते हैं। इसका अमाउंट है 17,400। 17,400 कितना है? 17,400। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की हम बात करेंगे। चेक पर स्टेशनरी परचेज की। हमने स्टेशनरी परचेज की है, हमने स्टेशनरी परचेज की है और पेमेंट चेक से किया है। पैसा आया या गया? गया। गया तो किधर आना है? लिखा तो इधर लिखना आपको। तो बाय स्टेशनरी। ठीक है, और चेक से किया है तो अमाउंट भी किस नाम से आएगा? अमाउंट बैंक में ही लिखा जाएगा, कैश में नहीं आएगा। और
इसका जो ट्रांजेक्शन डेट थी वो 20 सितंबर है और अमाउंट है 1100। डेट कितनी है? 20 सितंबर 1100 यानी 1100 रुपए। तो क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? वेरी गुड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं। रोहित को हमने चेक से पेमेंट किया है 24 सितंबर को। 24 सितंबर को रोहित को हमने चेक से पेमेंट किया है। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें क्या करना होगा? हमने चेक से पेमेंट किया 24 सितंबर को, तो बाय रोहित। क्योंकि हमने पेमेंट किया है, पैसा आया नहीं है। बैंक क्यों लिखेंगे? तो शायद देखिए, बैंक क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप देखो, स्टेशनरी परचेज की ना, पेमेंट किससे किया है? देखिए एक बार आप क्वेश्चन के अंदर जाके उसमें लिखा चेक से पेमेंट किया। उसमें क्या लिखा हुआ है? चेक से पेमेंट किया है। किससे पेमेंट किया? चेक से। तो जब हम चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसा हम देंगे और बैंक देगा, बताइए सही। जब हम किसी को चेक दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए, तो पैसा हमारे पास से जाएगा, बैंक से पैसा मिलेगा उसको? बैंक से। इसीलिए बैंक लिखा है। हमारे पास से कैश जाता, मतलब हम चेक नहीं देते, कैश में पैसे दे, लो भैया पैसे दे दो, तब तो कैश आता। ठीक है, आई बात समझ में? तो कोई भी पेमेंट चेक से करेंगे तो बैंक ही आएगा। तो चेक का पेमेंट हमेशा बैंक से मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो चल रहा था अपना, वो था कि रोहित को हमने पेमेंट किया है। अब पेमेंट देखो कि कैसे किया रोहित को? सही, चेक से किया ना, तो अमाउंट किसमें आना चाहिए? कैश में आना चाहिए, बैंक में आना चाहिए? अमाउंट कैश में आना चाहिए, बैंक में आना चाहिए? अमाउंट आना चाहिए, बैंक में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी पेमेंट हमने चेक से किया है। ठीक है, समझ में आ गया तक? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा गया है? बैंक से हमने नकद आहरण किया है, आई मीन बैंक से विड्रॉल किया है। बैंक से क्या किया हमने? विड्रॉल किया है। अब आपके सामने एक नया कंसेप्ट आ रहा है जो अब तक नहीं आया है। अब आपके सामने एक नया पॉइंट आ रहा है जो अब तक नहीं आया है, इसलिए आप सभी बिल्कुल ध्यान से समझना। जो आज फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया है वो ओल्ड वीडियोस देखना, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अभी इतना आपको ज्यादा हमने नहीं पढ़ा है, आप ओल्ड वीडियोस देखना, जो प्रॉब्लम हो आप डिस्कस करना, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सागर और हर्ष। ठीक है, तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। क्लियर? तो देखिए, अब हम कैश किया है, बट समझो इसको हम एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे क्योंकि ये नया पॉइंट है। नया पॉइंट क्या है? वेरी गुड सागर, अपने एफर्ट को कंप्लीटली आप यूज करना, बाकी हेल्प हम कंप्लीटली करेंगे। 100% हमारा एफर्ट आपके लिए रहेगा। अब देखिए, अब देखिए आप लोग कि अभी जो एंट्री क्या थी, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है आहरण। ठीक है, देखिए इंग्लिश में तो क्या है, हमें कई बार किसी भी वर्ड का स्पेलिंग देखते ही पता लग जाता है। हिंदी में कई बार क्या होता है कि नाम तो एक ही होता है, बट इंग्लिश में उसका डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकलता है। आहरण दो मीनिंग है इसकी इंग्लिश के अंदर, ड्राइंग्स, और एक है विड्रॉल। आहरण के कितने मीन है? ड्राइंग और विड्रॉल। ड्राइंग में तो क्या होता है, अब देखिए बिजनेस में हम ड्राइंग कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो सकता है? ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आहरण का मतलब क्या होता है? पहली बार ड्राइंग्स बोल रहा हूँ, ड्राइंग नहीं है, एस है। पेंटिंग वाला ड्राइंग है, ड्राइंग्स एस लग रहा है इसके आगे। तो जब हम ये जानते हैं कि बिजनेस का जो ओनर है वो अपने बिजनेस से, बिजनेस का जो ओनर है, बिजनेस का जो मालिक है,
वो अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, इसके लिए अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी निकाले, कैश निकाले, गुड्स निकाले, एसेट्स यूज करे, कुछ भी यूज कर ले, बट पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेगा। तो हिंदी में तो आ रही है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, ड्राइंग बोलेंगे। अब सेकंड की बात कर रहा हूँ, आप बैंक जाते हो, आपको पैसे की नीड है, बिजनेस का पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है, और बैंक से जब आपको नीड होती है तो पैसा निकालोगे भी ना, तो बैंक से पैसा निकालते हैं, उसको भी हम कहते हैं आहरण हिंदी में, और उस केस में उसका मीन क्या होगा, विड्रॉल होगा। क्या होगा, विड्रॉल। लेकिन बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, लिखा हुआ है कि पर्सनल पर्पस के लिए निकाला है, निजी उद्देश्य के लिए निकाला है, तब तो ये रहेगा बैंक से अमाउंट विड्रॉल किया है, लेकिन किससे किया है, पर्सनल पर्पस के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, तब तो ड्राइंग रहेगा। तो इतना लिखा हुआ है कि पैसे विड्रॉल किए, रीजन नहीं बताया, ध्यान देना, रीजन नहीं बताया कि पर्सनल पर्पस के लिए निकाला या बिजनेस के लिए निकाला, तो वो आहरण तो रहेगा, लेकिन उसका मतलब क्या होगा, विड्रॉल होगा। मतलब सीधे वर्ड्स में कहीं, डायरेक्ट वर्ड्स में कहीं, तो हम बैंक से कैश निकाल रहे हैं, बैंक से आहरण करने का मतलब बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, निकालने को आहरण कहते हैं, बैंक के कंसेप्ट में निकालने को आहरण कहते हैं। और उस केस में स्पेलिंग क्या बनेगी, ये बनेगी, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि निजी दृष्टि से नहीं लिखा हुआ है। तो बैंक से हम पैसे निकाल रहे हैं, उनको बताइए क्या बनेगी, बैंक से हम लोग, बैंक से हम लोग अमाउंट निकाल रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, पहले तो ये हम डिस्कस करते हैं। बैंक से पैसे हम निकाल रहे हैं, अमाउंट निकाल रहे हैं, तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, बिल्कुल सही है, कैश दिया होगा। क्यों होगा, तो देखिए हमने बैंक से कैश निकाला, तो कैश आया या गया, तो हम जानते हैं तो बैंक से कैश निकालेंगे तो कैश तो आएगा, और कैश रियल अकाउंट है जो कि आपको पहले बताया था, और रियल अकाउंट क्या कहता है, what comes in debit, what goes out credit। I mean जो वस्तु आती है उसको आप डेबिट करो, और जो वस्तु जाती है उसे आप क्रेडिट करो, इसलिए उसको डेबिट करेंगे तो कैश आ रहा है। और बैंक पर्सनल अकाउंट है, इट मींस गिवर है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि रिसीवर तो ऑलवेज डेबिट होगा, लेकिन गिवर ऑलवेज क्रेडिट होगा। पाने वाला डीआर होगा, लेकिन देने वाला हमेशा सीआर होगा। यहाँ बैंक दे रहा है। अब जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ नया कंसेप्ट क्या आने वाला है, इस एंट्री में जो कैश और बैंक दोनों आ गए, ये रैप हो गया। अब तक हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे थे, या तो कैश आ रहा था या बैंक आ रहा था, करेक्ट है। अब तक जितने भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, तो उसमें या तो क्या आ रहा था, कैश आ रहा था या बैंक आ रहा था। इस बार डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ, कैश और बैंक दोनों आ गए। इस केस में, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसको बड़े कंसंट्रेट होकर आपको सोचना है, समझना है। तो क्या करना चाहिए, जब भी किसी भी एंट्री के बोथ साइड, आई मीन डेबिट में और क्रेडिट में, ऊपर और नीचे दोनों तरफ कैश और बैंक हो, कैश और बैंक हो, बैंक को कैश हो सकता है और कैश और बैंक हो सकता है, पर होना चाहिए दोनों, कैश और बैंक या बैंक और कैश। उस कंडीशन में हम एक एंट्री करते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो मेरी आपसे पहले ही एक जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, सबसे पहले कोई दे रहा हूँ कि कॉन्ट्रा एंट्री कब कहेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री कब कहेंगे, कब की जाएगी, तो जब किसी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं, कैश और बैंक दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं, तो ही कॉन्ट्रा एंट्री होगी, अदरवाइज कभी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। इज दिस क्लियर, किसी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं तो ही कॉन्ट्रा एंट्री होगी, अदरवाइज कभी नहीं होगी। और इस कॉन्ट्रा एंट्री को हिंदी में कहते हैं विपरीत प्रविष्टि। क्या बोलते हैं, विपरीत प्रविष्टि कहते हैं हिंदी में इसको। क्या बात समझ में आ गई, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, कॉन्ट्रा एंट्री कब होगी, जब किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए जब एंट्री पास करते हैं तो दोनों तरफ कैश और बैंक आता है या बैंक और
कैश आता है, उस कंडीशन में कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं समझाऊंगा। अभी तो मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, क्या कॉन्ट्रा एंट्री कब होगी वो बात समझ में आई? आई मीन विपरीत प्रविष्टि कब होगी वो समझ में आ गई आपके? वेरी गुड। फिर से सुनो, आई रिपीट। बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं या बैंक से निकाल रहे हैं? बैंक में हम लोग डिपॉजिट करा रहे हैं या बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं? दोनों ही केस में कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होंगे, और दोनों इफेक्ट होंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, विपरीत प्रविष्टि बनेगी। अब इस विपरीत प्रविष्टि को करना कैसे है? अब रूल क्या कहता है? मैं बना रहा हूँ कैश बुक, तो कैश का नाम नहीं आना चाहिए, रूल ही है। कोई भी लेजर कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट का नाम उसके अंदर नहीं आता, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री इसका एक्सेप्शन है, आई मीन इसका अपवाद है। कॉन्ट्रा एंट्री इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है, इसमें लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए बड़ा ट्विस्ट है, कैसे लिखना है? तो बड़ा आसान है, जो जिधर है उसको उधर लिख दो। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या है? जो जिधर है उसको उधर लिख दो। इज इट क्लियर? कॉन्ट्रा एंट्री का रूल क्या है? जो जिधर है उसको उधर लिख दो। तो देखिए टू में कौन बैंक है? टू में बैंक है ना, टू किस तरफ होता है? इस तरफ। तो ये लो टू बैंक, क्या ऊपर है? ऊपर मतलब दिया होता है, तो यहाँ क्या मिलेगा? बाई बैंक, बाई बैंक। याद रखना, साइड डीआर की है, लेन देन सीआर के आते हैं। साइड सीआर की है, लेन देन डीआर के आते हैं। टू का मतलब सीआर होता है, बाई का मतलब डीआर होता है, इसलिए आपको पता लग गया होगा। टू का मतलब सीआर होता है, बाई का मतलब डीआर होता है। अकाउंट में हम रिवर्स लेके चल रहे हैं। अब हमने कैश लिखा, बैंक लिखा, बाई कैश। क्या ये बात समझ में आ गई? तो कॉन्ट्रा एंट्री में क्या करेंगे? तो कॉन्ट्रा एंट्री में क्या करेंगे हम लोग? जो एंट्री जिधर है उसको उधर लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। ये बात समझ में आ गई? जो एंट्री जिधर है उसको उधर ही लिख दो। समझ आ गई बात? वेरी गुड। अब देखिए होने वाला क्या है। हमने बोला कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब विपरीत प्रविष्टि, तो विपरीत क्या है इसमें? क्या विपरीत हुआ? अब होने वाला है। कॉन्ट्रा एंट्री में एंट्री तो जैसी वैसी देंगे, जो जिधर है उसको उधर लिख देंगे। बट अब देखिए ट्विस्ट क्या है, मैट्रिक है। बट अमाउंट लिखते हैं ना, तो विपरीत हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। कैसे? बैंक लिखोगे लेकिन अमाउंट बैंक में नहीं आएगा, कैश में जाएगा। कैश लिखोगे तो अमाउंट कैश में नहीं आएगा, बैंक में जाएगा। ये जो रिवर्स है, विपरीत है, वो केवल कॉन्ट्रा एंट्री के केस में होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। कैसे? देखिए यहाँ पे लिखा टू बैंक, अब लिखा तो बैंक है बट अमाउंट बैंक में नहीं आएगा, अमाउंट कहाँ आएगा? कैश में आएगा। इधर आपने बाय कैश लिखा है, अमाउंट कैश में नहीं आएगा, अमाउंट तो बैंक में आएगा। इसीलिए इसको विपरीत प्रविष्टि कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, क्योंकि अमाउंट क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। एंट्री करेक्ट सही साइड में जैसे वैसी जाएगी, अमाउंट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर अमाउंट किस तरह से हम लोग लिखेंगे और कितना अमाउंट है। तो इस ट्रांजेक्शन में तो बैंक से अमाउंट विड्रॉल किया 10,000 किया है। कितना विड्रॉल किया हमने? 10,000 विड्रॉल किया है 27 सितंबर को, 27 सितंबर को, 27 सितंबर, 27 सितंबर, 27 सितंबर को हमने अमाउंट निकाला है। और कितना अमाउंट हमने बैंक से निकाला है? तो अमाउंट है 10,000। टू बैंक लिखा, जवाब देना। टू बैंक लिखा, क्या अमाउंट बैंक में लिख दूं? टू बैंक लिखा है, क्या अमाउंट बैंक में लिख दूं? बताइए। नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है? बैंक को लिखोगे बट अमाउंट कहाँ जाएगा? कैश के कॉलम में। तो यहाँ कैश लिखा था, अमाउंट कैश में नहीं आएगा, कहाँ जाएगा? बैंक के कॉलम में। अब यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन देना है कि ऐसा हुआ क्यों। कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए हुआ, तो क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है उसको भी तो बताना पड़ेगा ना कि कॉन्ट्रा एंट्री की वजह से हुआ। तो किस तरह से हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे? तो देखिए इस जगह क्या करेंगे? सी, और यहाँ भी करेंगे लोग सी। कौन से कॉलम में? एल एफ के कॉलम में हमें लिखना होगा सी। सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। ये जो आपको दिख रहा है 27 नवंबर की एंट्री दोनों तरफ है, क्योंकि एंट्री कौन सी थी? कॉन्ट्रा एंट्री थी। हाँ सागर, आपके लिए आई थिंक फर्स्ट क्लास है,
दिस इज योर फर्स्ट क्लास। क्या आपकी ये फर्स्ट क्लास है? काउंटर एंट्री कब होती है? जब किसी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होते हैं। हमने जर्नल पढ़ी है, लेजर पढ़ी है, देन हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ा है, उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे। आई मीन 3 टॉपिक आपके हो चुके हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई है। काउंटर एंट्री कब होगी? जब हमको कोई बिजनेस का लेन देन होगा, ट्रांजेक्शन होगा, एक तरफ कैश हो एक तरफ बैंक हो, तब ऐसा होता है। काउंटर एंट्री के लिए एलएफटी फॉर्म में क्या लिखना पड़ेगा? सी लिखना होगा। सी फॉर कॉन्ट्रा आपको लिखना होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देखते हैं। चेक से हमने रेंट पेड किया है, किराया चुकाया है। कैश से हमने चेक से हमने रेंट चुकाया है, मतलब हम किसी किराए की शॉप में बिजनेस कर रहे हैं और जो किराया देना था, रेंट देना था, हमने कैश में नहीं दिया, हमने उसको चेक बना के दे दिया। एक्सपेंस है ना, चेक हम किराया दे रहे हैं, खर्चा है ना, खर्चा किधर आएगा? इधर ही आएगा। खर्चा इधर ही आएगा। तो खर्चे का नाम क्या है? खर्चे का नाम क्या है? बाय रेंट अकाउंट। खर्चा में सैलरी इनकम, किसकी बात हो रही है? कैश की बात हो रही है। बाय रेंट अकाउंट। और कितना तो अमाउंट है, कितना तो अमाउंट है, और क्या डेट है, दोनों की बात करते हैं। तो इसके अंदर डेट है 30 सितंबर, एंड अमाउंट है 2500। 2530 सितंबर, ये लास्ट में सितंबर लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है कि एंट्री बैंक में क्यों आई, कैश के कॉलम में क्यों नहीं आई? क्योंकि इस एंट्री के अंदर केवल बैंक इफेक्ट हो रहा है, कैश इफेक्ट नहीं हो रहा है। और जिस एंट्री में कैश इफेक्ट होगा वो कैश के कॉलम में आएगी, और जो बैंक को इफेक्ट करेगी वो बैंक के कॉलम में आएगी। और लास्ट में है सैलरी पे की, वेतन पे किया, सैलरी का पेमेंट किया, चेक तो नहीं बोला ना, पर पेमेंट हुआ। तो मैंने क्या कहा? पेमेंट यानी खर्चा। पेमेंट खर्चों का होता है, इनकम का पेमेंट नहीं होता। इनकम तो रिसीव करते हैं, इसलिए हम इसमें बाय सैलरी। ये भी 30 सितंबर को ही है। और सैलरी का जो अमाउंट है, सैलरी का जो अमाउंट है वो कितना है? तो सैलरी का अमाउंट हम देखते हैं कितना है। तो सैलरी का अमाउंट है यहाँ पर 3